अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ इमरान सुल्तान। आज सुबह दहशत गर्दी के एक बड़े वाक़े से जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बाल बाल बचे। और ये मैं बात कर रहा हूँ आज सुबह की कराची, जहाँ पर लांडी का इलाका है, मानसेरा कॉलोनी, जहाँ पर गैर मुल्कियों की एक वैन को टारगेट किया जा रहा था दहशत गर्दों की जानिब से और ख़ुदकुश धमाका करना था। और उनका ये हमला नाकाम हुआ। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई और इसमें 2 दहशतगर्द जो हैं वो जहन्नुम वासिल हुए, जबकि 2 अफराद भी जाँ बहक हुए और 3 के करीब जो हैं वो ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। इस पूरे इंसिडेंट में जो एक इत्मीनान बख्श बात रही वो ये कि जिनको टारगेट करना चाह रहे थे 5 गैर मुल्की जो थे वो महफूज रहे। इसी तरह गुज़श्ता माह हमने देखा कि 24 मार्च को खैबर पख्तूनख्वा बशाम में शिद्दत पसंदों की एक कार्रवाई, जिसमें 5 चीनी वर्कर्स, अगेन जो फॉरेनर्स हैं, उनको निशाना बनाया गया था। फिर उससे पहले 2021 में जो दासू डैम प्रोजेक्ट है वहाँ पर भी एक दहशतगर्दी की कार्रवाई हुई थी। तो ये सारे ताने जो हैं, यकीनन ये पाकिस्तान दुश्मन क़ुव्वतें जो हैं इस वक्त पाकिस्तान के ख़िलाफ़ यकजा हैं। और एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान में फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात की जा रही है, पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनल जो आलमी दुनिया जिसे आप कहते हैं और जो ममालिक हैं जो उनके साथ तरक्की की राह पर आगे चलना चाह रहे हैं, तो पाकिस्तान के इस सफ़र को, तरक्की के सफ़र को सबोताज करने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सिक्योरिटी एक्सपर्ट सैयद मोहम्मद अली साहब। सर, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आज समेत जो पिछले वाक़यात, इसके ताने बाने आपको कहाँ से नज़र आ रहे हैं? क्योंकि अभी भी अपेरेंटली जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें अफ़गानिस्तान से की बात की जा रही है और बलूचिस्तान में जो एक नेटवर्क है वो इसमें कहा जा रहा है। सर, बहुत शुक्रिया जी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को, जिनके अहलकार जो है उन्होंने इस हमले को नाकाम बनाया और हमारे जो गैर मुल्की मेहमान हैं और दोस्त हैं उनकी सलामती को यकीनी बनाया। और जिस तरह वो जान हथेली पे रख के रोज़ाना ऐसे बेशुमार हमलों को नाकाम बना रही हैं, तो यकीनन हमारी कौम और मुल्क के तारीफ़ के और तहसीन के मुस्तहिक हैं। दूसरी बात ये कि जो हमले की नौइयत है, इसमें 3 बातें अहम हैं। पहले तो इसकी टाइमिंग, दूसरी बात इसकी लोकेशन और तीसरा ये कि जिन अफराद को टारगेट किया गया। देखें, ये एक ऐसे वक्त में ये हमला किया गया जब आप जानते हैं कि पाकिस्तान माशी चैलेंजेस से ओहदाबरा होने की कोशिश कर रहा है और बड़े पैमाने पे हमारी फ़ौजी और सियासी क़यादत ये कोशिश कर रही है कि अपने दोस्त ममालिक से इन्वेस्टमेंट को लाया जाए और उनके एतमाद को पाकिस्तान की सलामती और जो हमारी निज़ाम हुकूमत है और फैसिलिटेशन का जो निज़ाम है उस पर उनके एतमाद में इजाफ़ा किया जाए। तो डायरेक्टली मैं समझता हूँ हमारे जो जियो इकनॉमिक इंटरेस्ट हैं उसको टारगेट करने की कोशिश है। कराची पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी है। 60% हमारा टैक्स रेवेन्यू यहाँ से जनरेट होता है। हमारी सनत और तिजारत का भी हब है, हमारी सबसे बड़ी बंदरगाह भी है। और यहाँ पे गैर मुल्कियों को टारगेट करने का मकसद क्लियरली हमारी फॉरेन इन्वेस्टर्स और दोस्तों के एतमाद को ठेस पहुँचाना है। इसकी टाइमिंग भी, जिस तरह मैंने गुजारिश की, एक ऐसे वक्त में जबकि आला सऊदी क़यादत यहाँ पे आई और चंद दिनों बाद ईरानी सदर की आमद भी मुतवक्के है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ये बात साबित होती है कि इस वक्त जो हमारे दुश्मन हैं उनकी कोशिश है कि पाकिस्तान के माशी तरक्की को मुश्किल बनाया जाए। अब इसका ताने बाने तो यकीनन अफ़गानिस्तान से दहशतगर्दों की सेटलमेंट, सपोर्ट और फैसिलिटेशन के हवाले से तो मिलते हैं, लेकिन बराह रास्त इसका ताल्लुक उस दुश्मन से है जो कि हमारा अज़ली दुश्मन है, जो कि अफ़गानिस्तान के लोगों को गुमराह करके हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। यानी प्रॉक्सी आप इसे कहेंगे। और अज़ली दुश्मन दुनिया जानती है पाकिस्तान का कौन है और इस वक्त जो हमें चैलेंजेस दरपेश हैं। तो सर, आगे इस वक्त क्या हमारी हिकमत अमली है पाकिस्तान की? आप दोनों हवाले से मैं जानना चाहूँगा इस पूरे मामले को लेकर सिफारती लिहाज से पाकिस्तान की क्या हिकमत अमली है? देखिए, मैं समझता हूँ सिर्फ 4 डोमेन्स जो हैं वो यकसा तौर पे अहम और क्रिटिकल हैं।
सबसे पहले सफारती जो है सतह पे यकीनन हम तमाम दोस्त ममालिक को ये अशोर कराने की कोशिश करते रहे हैं और करते रहेंगे कि पाकिस्तान दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ मुकम्मल तौर पे कमिटेड है। इसके फैसलाकुन खात्मे के लिए कोई जो है वो कमी नहीं आने दी जाएगी। दूसरी बात ये है कि हम तवक्को करते हैं कि हमारे जो दोस्त भी हैं वो हमारे दुश्मनों को पहचानें और उनके साथ भी ताल्लुकात में एक हकीकत पसंदाना अप्रोच अपनाएं। तीसरी बात जो है वो ये है कि इंफॉर्मेशन डोमेन में हमें अपने इन्वेस्टर्स, हमारे बिजनेस कम्युनिटी और हमारे मीडिया का इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि उनके एतमाद को बरकरार रखें। और तीसरा पहलू जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो तमाम सियासी जमातें और क़ुव्वतें हैं उनके ऊपर भी ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो एक ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करें और नेशनल सिक्योरिटी के मामलात पे सियासत ना करें और फ़ौज और तमाम सिविल इदारों के साथ खड़ी होकर दहशतगर्दी के खात्मे में अपना सियासी रोल प्ले करें। जबकि चौथा रोल ऑब्वियसली हमारी इंटेलिजेंस और लॉ इन्फोर्समेंट इदारे और अफवाज पाकिस्तान का है, जिनकी तवक्को यकीनी तौर पे ये है कि हमारी सियासी जमातें, हमारे अवाम और हमारे सिविल इदारे जो हैं वो उनके साथ मिल के इस नासूर को डिफीट करने की में उनका ठीक है सर। ये तो हमारी साइड से कोशिश है ना सारी। अब ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में इस वक्त अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो बहुत बड़ा स्टेक चाइना का मौजूद है। फिर सऊदी अरब जितने एग्रेसिवली पाकिस्तान में आने की कोशिश कर रहा है और ज़ाहिर है कि ये SIFC के हवाले से बात कर लें और दीगर जो प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की बहुत अच्छी खबरें हैं। तो ये वो ममालिक हैं जो दुनिया के ऊपर इनका इन्फ्लुएंस भी मौजूद है और सऊदीया का इक्वली इन्फ्लुएंस जो वो आपके भारत के पर भी है और उन तमाम ममालिक के ऊपर भी है। तो एक कोशिश शायद वहां से भी की जा सकती है सिफारती लिहाज से, या की जानी चाहिए, क्या कहेंगे? बहुत अहम सवाल किया आपने। मैं समझता हूं कि मेरी राय में 3 सतह पे सिफारती कोशिशों की बैक वक्त ज़रूरत है ताकि नताइज हासिल किए जा सकें जो कि हम चाहते हैं। एक तो बराह रास्त हम यकीनी तौर पे अफगान क़यादत को ये बावर कराते रहें कि दहशतगर्दी की पुष्ट पनाही या उसको टॉलरेट करना न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हमारे अफगानिस्तान की तरक्की, सलामती और खुशहाली के भी खिलाफ है। और जो दहशतगर्द हैं वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों की सलामती और खुशहाली के दुश्मन हैं। ये बाज़ाब्ता बायलैटरल लेवल पे ये बात हम मुसलसल करते रहे हैं और करते रहेंगे। दूसरी बात, हमने जिन ममालिक के मफादात पाकिस्तान और इस खत्ते से जुड़े हुए हैं, उनकी खुशहाली, तरक्की, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, चाहे वो चीन हो, सऊदी अरब हो, मुत्तहिदा अरब इमारात हो, उनको भी हमें ये बाज़ाब्ता तौर पे बावर कराने की ये बात ज़रूरत है कि वो भी अपने इंगेजमेंट्स में अफगान क़यादत पे जोर डालें कि वो उनके इंटरेस्ट का, उनके लोगों की जान माल इज़्ज़त का एहतराम करें। अगर वो ये तवक्को करते हैं कि उनको सफारती रिकॉग्निशन या इकनॉमिक सपोर्ट मिले और ये ममालिक अफगानिस्तान के मसाइल में कमी में अपना रोल प्ले करें, तो बैक वक्त ये तीनों महाजों पे ये सफारती इनिशिएटिव को सस्टेन करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद मोहम्मद अली, सिक्योरिटी एक्सपर्ट, हमारे साथ मौजूद थे। और ज़ाहिर के बाद खित्ते में अमन और सलामती के हवाले से तो इसकी तमाम तर जिम्मेदारी सिर्फ पाकिस्तान पर ही नहीं है बल्कि और तमाम स्टेक होल्डर्स और जो हमसे कहीं बेहतर पोजीशन में और कहीं ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखते हैं उनके ऊपर भी इक्वल इसकी जिम्मेदारी है। एक छोटा सा ब्रेक, और छोटे ब्रेक के बाद हम दोबारा मिलते हैं और बात करेंगे एक ऐसे इन्वेस्टमेंट होराइजन में, एक इन्वेस्टमेंट के ऐसे मौके पे कि जब पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकार आने जा रहे हैं, आना चाह रहे हैं, लेकिन उस पर कदगन लगाने की कोशिश की जा रही है। घिनौनी साजिश है। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। और बात कर रहे थे पाकिस्तान में इस वक्त जो सिनेरियो आ रहा है इन्वेस्टमेंट के हवाले से, बहुत सारी चीज़ें SIFC के हवाले से हम देख रहे हैं कि बहुत बेहतरी की जानिब है। बहुत जो फॉरेन इन्वेस्टर इस वक्त फोकस किए हुए पाकिस्तान को, और जो सऊदी डेलीगेशन है जो 2 दिन पहले पाकिस्तान में मौजूद था, और वहाँ से भी हमें बड़ी अच्छी खबरें जो हैं इस वक्त सुनने को मिल रही हैं। लेकिन ऐसे में जो ये हिकअप्स आ रहे हैं, ये इस तरह की दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं, ये यकीनन एक मैसेज जो है वो दिए जाने की कोशिश की जा रही है फॉरेन इन्वेस्टर को। लेकिन
हुकूमत कमिटेड है, पूरा पाकिस्तान इस वक्त कमिटेड है। हमारे साथ मौजूद हैं असफर एहसन साहब, जो कि फॉर्मर चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट रहे। असफर साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस वक्त जो एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है फॉरेन इन्वेस्टर का पाकिस्तान के लिए, और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको किस किस तरह से देखा जा रहा है? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया मुझे यहाँ पे बुलाने का। देखें, सबसे पहली बात तो ये कि एक नई गवर्नमेंट अभी आई है, और जब नई गवर्नमेंट आती है तो बहुत सारी चीज़ें नई सिरे से शुरू होती हैं। और मैं ये समझता हूँ, जो मेरी अपनी फ़र्स्ट हैंड अपडेट्स हैं और जो इन्फॉर्मेशन है, जो मीटिंग्स हुई हैं, तो सऊदी अरब है, आपका यूएई है, कतर है, ये मिडल ईस्ट के 3 मेजर प्लेयर्स हैं। फिर चाइना है, फिर यूएस है, फिर बाकी प्लेयर्स हैं। तो सब इस तरफ देख रहे हैं कि नई गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी रिफॉर्म्स होंगी, कुछ आपका फैसिलिटेशन होगी इन्वेस्टर्स के लिए, और कुछ पैकेजेस होंगे कंट्री टू कंट्री। तो G2G की हम बात करते हैं, उसी के थ्रू जो है फिर आपका G2B और B2B का एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। सऊदी अरब का जो इस वक्त डेलीगेशन आया है, मैं लास्ट मंथ सऊदी अरब में था, इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर से मेरी बहुत तफसील से मुलाकात हुई। दे आर बियॉन्ड सीरियस टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। और ये ऐसा नहीं कि ये पहली दफ़ा है, ये बहुत अरसे से चल रहा है। इट्स अप टू अस कि हम इसको किस तरह से फाइनल करते हैं। बट मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो इस वक्त की इकनॉमिक टीम है, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो बहुत सीरियस हैं और उस पर बहुत फोकस वर्क हो रहा है। बहुत सारी पॉलिसी रिफॉर्म्स पे काम हो रहा है, जहाँ पे कुछ रेड टेप्स हैं, जहाँ पे कुछ हर्डल्स हैं, उनको थोड़ा सा बेहतर कर रहे हैं, उनको फिर लीगलाइज करवा रहे हैं थ्रू अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, ताकि जो ओवरऑल पॉलिसी है वो इन्वेस्टर फ्रेंडली हो। अच्छा, इसके साथ साथ फिर आपका जो लोकल बिजनेस हाउसेस हैं, जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं, चाहे वो लोकल हैं चाहे वो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उनके लिए भी फैसिलिटिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। बिकॉज जो आपकी FDI आती है ना, हमेशा वो लोकल इन्वेस्टमेंट से लिंक करती है। अगर आपके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर जो है वो सेटिस्फाई होंगे तो ऑफ कोर्स आपकी जो FDI आएगी वो सस्टेनेबल होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि जो $5 बिलियन का प्रोजेक्ट इन्होंने पैकेज अनाउंस किया है, उसमें से कुछ चीज़ें मैं मटीरियलाइज होते हुए अगले कुछ महीनों में देख रहा हूँ, नॉट इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स बट इन कुछ महीनों में। और इससे ऊपर भी जा सकते हैं अगर हम अच्छे प्रोजेक्ट्स को रेडी करें। तो फॉर एग्जांपल SIFC का जो रोल अब तक रहा है वो बहुत कमेंडेबल रहा है फॉर द फैसिलिटेशन पर्पस। उन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग फैसिलिटी। अब जो फोकस किया जा रहा है वो किया जा रहा है कि मार्केट के प्रोफेशनल्स लेकर आएँ जो एक्सपर्ट हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए या डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए, और फिर प्रोजेक्ट्स को रेडी किया जाए। क्योंकि देखिए, जब तक आपके प्रोजेक्ट रेडी नहीं होंगे ना, कोई कंट्री आपके साथ सब्सिडी नहीं कर सकती, वो आपको डोनेशन नहीं दे रहे। रेडी प्रोजेक्ट्स होंगे, आपकी इन्वेस्टमेंट फाइनल होना शुरू होंगी। तो सऊदीया के साथ दोनों तरफ आई थिंक बड़ी क्लैरिटी है। और जो इस वक्त की टीम है, फाइनेंस मिनिस्टर के साथ मेरी बात हुई है, और बिखुसूस उन्हें SIFC की अप्रोच भी पसंद आई। इस मर्तबा पसंद आई है। BOI के अंदर भी कुछ रिफॉर्म्स का सिलसिला है। ये दोनों की कोलैबोरेशन से मैं समझता हूँ कि काम आगे बढ़ेगा। सिर्फ एक इदारा नहीं करेगा, दोनों की कोलैबोरेशन से काम आगे बढ़ेगा। लेकिन एक चीज़ जो फैसिलिटेशन वाली थी वो तो चल रही है। साथ में इस वक्त जो फोकस किया जा रहा है वो किया जा रहा है कि वो टीम डेवलप की जाए जो प्रोजेक्ट्स को रेडी कर सके, चाहे वो आपकी एग्रीकल्चर के प्रोजेक्ट्स हों, चाहे वो आपके हेल्थ केयर के हों, टेक्नोलॉजी के हो, वो माइनिंग में हो, वो रिफाइनरी साइट पर हो। तो जो फील्ड है उस फील्ड के प्रोजेक्ट्स रेडी किए जाए, एक पैकेज दिया जाए, राइट मैन फॉर द राइट जॉब। यस, एग्जैक्टली। ठीक है, ऑन मेरिट बेसिस। अच्छा, अब ये बताइए कि ये सारी चीज़ें एफर्ट्स हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, जो ये इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, ये कितना बड़ा एक थ्रेट कॉल है, या आप क्या समझते हैं इसको? देखिए, जब सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं और इस किस्म की अगर कोई खुदा न खास्ता एक्टिविटी हो जाती है, तो उसमें ऑफ कोर्स एक एनवायरनमेंट तो सबूताज होता है। और इसमें बहुत सारी कुव्वतें हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये काम करती हैं। जब कभी कोई चीज़ मोमेंटम बिल्ड होना शुरू होता है तो ये चीज़ें होती हैं। लेकिन इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि जो मामलात हैं ये सिर्फ इस हवाले से नहीं है, बल्कि ओवरऑल जो इस वक्त आप रीजन की पोजीशन देखें, जो सारा इस वक्त सिलसिला चल रहा है, तो वो सेक्टेरियन भी है और इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो इन्वॉल्व हैं, जिसमें ऑफ कोर्स जिस चीज़ की ज़रूरत है ना इस वक्त पाकिस्तान को, वो एक यूनिटी की ज़रूरत है। जब आपका इंटरनल यूनिटी आपके अंदर होती है ना, यूनाइटेड नेशन होती है, उससे आपके 50 मसले सॉल्व हो जाते हैं। एज फार एज चाइना इज कंसर्न, चाइना के साथ तो आपका टारगेटेड काम कुछ ना कुछ चलता रहा है। आप देख लें, हर कुछ अरसे के बाद एक ना एक एक्टिविटी होती है। ऐसा नहीं कि फोर्सेस जो है वो फोकस नहीं कर रही होती, बट पाकिस्तान बहुत बड़ा है, मूवमेंट होती है, सारा कुछ होता है, और कितनी ही एफर्ट्स को वो नाकाम भी बनाते हैं इस बीच में। नाकाम बनाते हैं, वो हाईलाइट नहीं होती, बट जो एक एक्टिविटी होती है उसकी वजह से आपका एक टारगेट होता है कि आप चाइना को यहाँ से दूर करें। इसी तरह से जब एक चाइना दूर होता है या कोई और कंट्री होती है जो एक ग्लोबल सिटी है इन्वेस्टर्स की, इसकी वहाँ पे यूनिटी है डिफरेंट कंट्रीज़ की, वहाँ पे एक इम्पैक्ट आता है। तो पाकिस्तान के लिए ये एक चैलेंजिंग टाइम है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान के मसले मसाइल हैं, चाहे वो इकनॉमिक हैं, चाहे वो ये सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं,
जितने स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तान के उनको कोलैबोरेट करना चाहिए। ठीक है, और अगेन आपसे पहले जो मोहम्मद अली साहब से उनसे मेरी बात हो रही थी कि सिर्फ क्या पाकिस्तान ही इसमें करे, लेकिन आप समझ लें कि एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो जो है वो चाइना का मौजूद है, फिर सऊदी अरब की जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट आना चाह रही है, तो इक्वली उनके अच्छे रिलेशंस इंडिया से भी हैं, अफ़गानिस्तान से भी हैं, तो ये एक सिफारती महाज पर उनकी तरफ से भी जिम्मेदारियाँ काफ़ी बनती हैं इस रीजन के अंदर उनकी इन्वेस्टमेंट के सेव करने के लिए, इस रीजन को में एक अमन को यकीनी बनाने के लिए। देखिए वो काम तो पैरेलल में चलता है, लेकिन जैसे मैंने बात की ना आपसे कि जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं वो आपस में कोलैबोरेट करें। अब डिफरेंट स्टेक होल्डर्स कौन है? उसमें पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उसमें आपकी ब्यूरोक्रेसी है, उसमें आपकी मिलिट्री है, उसमें आपकी बिजनेस कम्युनिटी है, और फिर आपका एक मीडिया बड़ा प्लेयर है जो एक नेशनल एनवायरनमेंट आपका जहाँ से क्रिएट होता है। तो अगर हम आपस में कोलैबोरेट करते हैं तो आपके जो इकोनॉमिक और इन्वेस्टमेंट के जो इश्यूज़ हैं ना वो एड्रेस होने शुरू होंगे, यहीं से आपकी यूनिटी बनती है। तो इस वक्त ज़रूरत इस बात की कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक टेबल पे बिठाया जाए और उनके साथ सारे जो कंसर्न स्टेक होल्डर्स इनको बिठाया जाए। इस किस्म के मौके होते हैं जिस वक्त आप अपना जो नेशनल अफेयर्स है ना, जो आपके 10, 12, 15 बड़े मसले हैं, उस पर कम से कम आप एक पेज पे रहो। बाकी चीज़ों पर आपकी चार्टर ऑफ इकोनॉमी कह लें, चार्टर ऑफ बिजनेस कह लें, चार्टर फॉर पाकिस्तान कह लें, लेकिन कुछ इशूज़ हैं जिस पे कंसेंसस डेवलप हो जाए। जब आपकी एक आवाज़ होती है ना, तो फिर कोई भी कंट्री हो ना वो आपके खिलाफ वो काम नहीं कर सकती। जब आप डिवाइडेड होते हैं ना और बहुत ज़्यादा चीज़ें बिखरी हुई होती हैं तो वहीं पे आके डेंट पड़ता है। मैं ये समझता हूँ कि डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस, ऑल द इकोनॉमिक इश्यूज़, पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा मौका है कि एक नया सिलसिला शुरू हुआ है और अगले 1-2 सालों में हम अपना एक ऐसा रोड मैप तैयार करें, ऐसी चीज़ें करें कि आज से 2 साल बाद हम एक स्टेबल पोजीशन पे आना शुरू हो। ये ओवरनाइट काम नहीं होता, ये स्टेप बाय स्टेप होता है। उसके लिए पॉलिसी रिफॉर्म्स पे काम हो, प्राइवेटाइजेशन पे बड़ा एग्रेसिव काम चल रहा है, वो काम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाए जिस पे लोग सीरियस हैं, और उस पर भी जिन लोगों को इख्तिलाफ है उनके साथ डायलॉग किया जाए। डायलॉग इज़ दी ओनली वे टू प्रोग्रेस। इसके बाद आपका जो एक स्ट्रैटेजी बनाई जाए पाकिस्तान के लिए। देखिए जो इन्वेस्टमेंट का मसला है ना पाकिस्तान का, पाकिस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी कंट्री है, वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट नेशन, 25 करोड़ की पॉपुलेशन है। बाय 2047 आवर पॉपुलेशन साइज विल बी ओवर 400 मिलियन, यानी 40 करोड़ की पॉपुलेशन होगी। तो पाकिस्तान कोई यूरोप का या अफ्रीका का छोटी सी कंट्री नहीं है। पाकिस्तान की जो स्ट्रैटेजी है वो 20-25 साल की मिनिमम स्ट्रैटेजी आपको चाहिए फॉर इन्वेस्टमेंट, नंबर 1। और उसके बाद जब आप पॉलिसी रिफॉर्म्स करते हैं, चीज़ों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे काम करते हैं, तो आप इस पोजीशन में आ जाते हैं कंसेंसस के बाद कि आप 10 से 12 साल की गारंटी दे सकें लोकल इन्वेस्टर या फॉरेन इन्वेस्टर को कि आपकी कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसीज होगी। फिर इंटरेस्ट रेट को कम करने की जरूरत है, फिर एनर्जी प्राइसेस को कम करने की जरूरत है, फिस्कल साइड, मॉनेटरी साइड, सारी चीजें। लेकिन अबव ऑल जो पॉलिसी और जो एक कंसिस्टेंसी है पॉलिसीज की वो इंतहाई अहम है। अच्छा, अब आप ये बताइए कि माजी के अदवार के मुकाबले अब पिछले कुछ अरसे में जब हमने अपनी इकॉनमी को रखा है नेशनल सिक्योरिटी के अंदर, वहाँ पे जाके इसको डिस्कस करना शुरू किया, तो आपको ये बड़े बड़े एक फ़र्क नज़र आ रहे हैं कॉन्क्रीट बेसिस के ऊपर? देखिए ऑफ कोर्स देखिए डिफरेंट डॉट्स होते हैं ना, जब आप उनको कनेक्ट करते हैं तो एक पिक्चर बनती है। तो ये सारे कंपोनेंट्स को जब आप मिल के बैठ के सॉल्व करते हैं और कोलैबोरेशन के साथ सॉल्व करते हैं तो चीज़ें फिर बेहतरी की तरफ आना शुरू होती हैं। इकोनॉमी है, आपका फूड का इशू है, आपकी एजुकेशन का इशू है, सारे नेशनल सिक्योरिटी इशूज़ है। फॉर एग्जांपल हम एजुकेशन की अगर बात करें, आज 28 मिलियन किड्स आर आउट ऑफ स्कूल, जिनको आप ना तो एजुकेशन दे रहे हैं, ना आप उनको वोकेशनल ट्रेनिंग यानी हुनर आप नहीं सिखा रहे, और ये मल्टीप्लाई होता चला जा रहा है। तो ये भी नेशनल सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा अनगाइडेड मिसाइल। इसी को आप एसेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर आपने इसको एसेट में कन्वर्ट नहीं किया, दिस विल बी अ लॉस लाइक एनीथिंग। तो दूसरी तरफ जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है ना, उसको आपने मिनिमाइज करना है। इंटरेस्ट रेट मैं समझता हूँ अगले कुछ अरसे में नीचे आएंगे, फिर इसी तरह से आपने डॉलर को कंट्रोल करना है, फिर इसी तरह से आपने एनर्जी प्राइसेस को नीचे लेकर आना है, बहुत सारी चीजें हैं। और एक और चीज देखिए, 1 ट्रिलियन रुपीस आप जो ना प्राइवेटाइजेशन ना होने की वजह से पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज पे खर्च करते हैं, ये वो है जो टैक्स पेयर्स मनी है। फिर आपने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स को कम करना है, आपने और बहुत सारे एक्सपेंडिचर को कम करना है। कुछ सेक्टर्स इन पे आपने टैक्स नहीं लगाया हुआ, उन पे आपने टैक्स लगाना है। ये तमाम चीजें
लिप सर्विस से बढ़ के सारी चीजें ये प्रैक्टिकल हो सकती है। बहुत अगेन इस पे कंसर्न डेवलप करने की बिल्कुल होना है। बहुत शुक्रिया असफर हसन साहब, चेयरमैन फॉर्मर चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारे साथ मौजूद थे। और जाहिर है कि ये जो एक पूरा इन्वेस्टमेंट सिनेरियो डेवलप हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, इसमें दुश्मन की कोशिश है कि इसको सबोटाज करे, और यहाँ पर हमें ही आपस में पूरी कौम को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद कराची में इस वक्त जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं उसके मुल्जिमान बड़ी तादाद में वो बरी हो रहे हैं। क्यों बरी हो रहे हैं ये हम जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाक़िस तफ्तीश और कमज़ोर प्रोसिक्यूशन के बाइस स्ट्रीट क्रिमिनल्स जो हैं वो बाकायदा बरी होने लगे हैं अदालतों से। और कुछ स्टैट्स आपकी तरफ सब मैं रखूँगा। कराची में डकैती और रहज़नी की मुलव्विस इसमें तकरीबन 312 मुल्ज़िमान जो हैं उनको अदम सबूत और शवाहिद की बिना पर इनको बरी कर दिया गया। सिर्फ 6% मुल्ज़िमान ऐसे हैं जिनको सज़ाएँ हुई, और वो 6% तकरीबन 27 खाली बनते हैं। और इस वक्त जो अदालतों में स्ट्रीट कराची की जो 5 ज़िले की अदालतें हैं उसमें स्ट्रीट क्राइम के 2771 मुकदमात जो हैं वो ज़ेरे समात हैं। और वजह सिर्फ उसकी बहुत सारी वजूहत है, जिनमें से एक वजह और जो सबसे बुनियादी है कि तफ्तीश नाक़िस है, और जो एक्शन का अमल है वो भी तगड़ा नहीं है। लिहाजा ये तमाम सूरत हाल, इसका फ़ायदा जो है वो बेनिफिट ऑफ डाउट कह लें, या फिर उसके बाद जो गवाह हैं वो पेश नहीं होते डर के मारे, खौफ के मारे, तो वो दंदनाते फिरते हैं। जावेद अजीज़ मसूदी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, मारूफ क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये आदाद व शुमार जो हमारे सामने हैं, इस पे तो लोगों का पुलिस पर से एतमाद ही उठ जाता है कि लोगों को अगर वो पकड़ते हैं किसी को, पुलिस के हवाले करते हैं, और फिर पुलिस के हवाले से वो लॉकअप होते हैं, उसके बाद अदालतों से वो छूट जाते हैं। तो एक सवाल ये आता है कि फिर पकड़ के उनको वहीं पर मार देना फिर शायद ये सही है, लोग तो ये समझते हैं। जी अच्छा, थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आपने एक इंतहाई हसास मौजू की तरफ तवज्जो मबजूल कराई है, और ये हसास इस नौयत में बनता है, जैसा अभी आपने फरमाया कि हम खुद फैसले करें। तो आपकी गुफ्तगू से मैं ये स्टार्ट लूँगा कि हमारा मसला ये है कि इस्तिगासा का कमज़ोर होना, तफ्तीश का नाक़िस होना। ज़ाहिर है कि हमें इसकी वजूहात को जानना है। 2023 में तकरीबन 21,500 केसेस रिपोर्टेड थे, और जो अनरिपोर्टेड थे उसकी रीज़न आप अपने इंट्रो में बता चुके हैं। अगर कोई शख्स अपना माल मता लुट जाने के बावजूद रिपोर्ट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि उसको इदारों पे एतमाद नहीं है। ठीक है, बुनियादी वजह। दूसरी वजह ये होती है कि हमारे यहाँ जो पुलिसिंग सिस्टम है उसमें इन्वेस्टिगेशन का जो डिपार्टमेंट है उसमें सब्जेक्ट एक्सपर्ट लोग मौजूद नहीं हैं, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है। ज़रूरत इस बात की है, कौन करेगा ये प्रॉपर ट्रेनिंग, कौन देगा सर? मैं हाजिर हो रहा हूँ इसी पे। देखिए, पुलिस डिपार्टमेंट में मैं बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ और उसके अलावा मैं टीचिंग भी करता हूँ, वहाँ पे जो ट्रेनिंग्स होती हैं वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स लोग नहीं देते हैं। आपका जो सवाल है इसके लिए मैं ये बहुत मुद्दबाना सजेस्ट करूँगा कि माहिर जुर्मियात, क्रिमिनोलॉजिस्ट शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में डिपार्टमेंट मौजूद है, जामिया कराची में मौजूद है, जामिया जमशोरो में, सिंध यूनिवर्सिटी में मौजूद है, और सैकड़ों के हिसाब से मास्टर BS, MS और PhDs मौजूद हैं। लेकिन उनको ये इंगेज नहीं करते। ये काम पढ़े लिखे लोगों का काम है। वो आपको एक सोफिस्टिकेटेड तरीके से देखें। इसके लिए हुकूमत ने कानून साजी की, और पहली कानून साजी 2015 में हुई थी, जिसको आप विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, कि भाई अगर आप गवाह को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे तो वो बमांगे दहलाएगा, लेकिन अदरवाइज वो तो अदालत में भी नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना सर। इसलिए कि मैंने आपसे एक जुमले में अर्ज़ किया, उसको इदारे पे एतमाद नहीं है। अगर मुद्दई जाता है कंप्लेन कराने, मैं ये यहाँ का हर शख्स उससे गुजरा हुआ होगा कि अगर आपकी बाइक चोरी हो जाती है तो वो उसको नॉन कॉग में लेते हैं, NC देते हैं, FIR लॉज नहीं करते। सही है भाई, क्यों करते हैं आप डिले? आप लॉज करें। फिर मुद्दई से खुद इतने सवालात होते हैं कि वो खुद ही जान छुड़ाता है। और दूसरा जावेद साहब कि जो पुलिस जो दस्तावेज़ात जमा कराती है और जो इनिशियल रिपोर्ट लिखती है वो ऐसी
اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ خود جو آپ سمجھ لیں کہ وکٹم ہے وہ اس سے لا علم ہوتا ہے اور پھر وہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہوتا ہے, وہ اسٹیٹمنٹ میچ نہیں کرتے جج کے سامنے, مجسٹریٹ کے سامنے, اور بینیفٹ آف ڈاؤٹ کا فائدہ جو ہے پھر وہ کرمنل اٹھاتا ہے. سر میں آپ کی اس بات کی توثیق اس طریقے سے کروں گا کہ قانون میں یہ اصطلاحات جو ہیں proof always lies upon the complainant and benefit of doubt جو ہے وہ مجرم کو, اس کو ایکیوزڈ کو مل جاتا ہے, ملزم کو مل جاتا ہے. اب کیوں ہوتا ہے یہ؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پروسیکیوشن کا کام پولیس کی انفارمیشن کو سوفیسٹیکیٹڈ طریقے سے عدالت کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے. اگر پولیس نے کوئی لوپ ہول کیا ہے تو یہ کام پروسیکیوشن کا ہے, جو ثقافت ہے, جو اسٹیٹ کے بہاف پہ عدالت کو کنونس کرتی ہے کہ یہ امن عامہ کو خراب کرنے والے لوگ ہیں تو ان کو قانونی حساب سے سزا دینی چاہیے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب پہلی رپورٹ ہی جو آتی ہے جس شخص کے ہاتھ بن کے آتی ہے وہ لا علم آدمی ہوتا ہے, اور یہاں پہ چونکہ بہرحال ایک رشوت ستانی کا ایک بازار گرم ہے. اور میں بہت احترام کے ساتھ یہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ پوری دنیا کے معاشروں میں کرائم ریٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے جو بنیادی حل نکالا گیا ہے وہ مقامی لوگوں کا وہاں موجود ہونا ہے. اگر جب تک آپ مقامی, اب کراچی ڈے بائی ڈے پاپولیٹڈ ہوتا جا رہا ہے, اس کے ڈائنامکس چینج ہو رہے ہیں, مطلب گھر بڑا ہو تو ہر جگہ کی صفائی ممکن نہیں ہوتی ہے. لیکن آئی وڈ سجیسٹ کہ جب تک آپ اپنے متعلقہ تھانوں میں محلہ کمیٹیز نہیں بنائیں گے, ریلیونٹ لوگ نہیں لیں گے کہ جو یہ جانتے ہیں کہ اس گھر میں کتنے شرارتی بچے ہیں, اور اگر کوئی کاروائی ہوتی ہے تو وہ کر سکتے ہیں. یہاں ایک تو پہلے وہ پولیس کے اوپر ان کا ٹرسٹ ہو, وہ اگر کمیونٹی سے ہیں اور وہ ٹرسٹ ہوگا, وہ ہوگا. اچھا, پھر دوسری چیز اس کو مزید اگر آگے بڑھاتے ہیں تو کیونکہ ہم جب پولیس کے نظام میں اصلاحات کی بات کرتے ہیں یا کے پی کے حوالے سے جو ایک زمانے میں بات کی جا رہی تھی, بڑے ریفارمز وغیرہ ہو رہے تھے, یہ کس نوعیت کے 3-4 اگر میں بات کروں آپ پرائرٹائز کریں تو کیا ہونے چاہیے 3-4؟ دیکھیے ویسے تو جو ہے نا پولیس کا ایک انتہائی ایک فرسودہ نظام ہے. یعنی اگر لوجنگ آف ایف آئی آر سے لے کے انویسٹیگیشن ایون کے جو پولیس ریمانڈ ہوتا ہے اس میں بھی مینوپلیشن ہوتی ہے, اور یہ دنیا جانتی ہے کہ بھئی جس کی لاٹھی ہے اس کی بھینس ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک بالکل ایک ازہر من الشمس بات ہے, اس میں کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے. جو میں کمیونٹی پولیسنگ کو جو میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں اور جو میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں, مقامی لوگ سے مراد یہ کہ جو مستقل یہاں کے رہائشی ہوں. یہاں پہ زبان کلام سے بحث نہیں ہے, بحث یہ ہے کہ جس کا تعلق جو ہے نا مرنا جینا یہاں کے اوپر ہے. وہ ظاہر ہے اس کا گھر ہے, اس کی اپنی فیملی ہے, تو وہ اپنی فیملی کو تحفظ دے گا تو وہ آپ کو بھی تحفظ دے گا. ایک آدمی کے جو یہاں کا رہائشی ہے ہی نہیں. اچھا, پھر اس کے بعد یہاں پہ وزارت داخلہ کا ایک بڑا اہم رول ہے کہ شہر میں کون کہاں سے آ رہا ہے, کس پرپس سے آ رہا ہے, کوئی مانیٹرنگ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور اس سے جتنی بھی کاروائیاں ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے. تیسرا جو میری ایک ہمبل سبمیشن ہے وہ یہ ہے کہ فلاحی اداروں کی جتنی بھی ویلفیئر ایسوسیشن ہے ان کا باقاعدہ آڈٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, جو کیونکہ ہمیشہ بات کی جا رہی ہے کہ جناب یہاں پہ دسترخوانوں میں آکے وہ پل رہے ہیں. نہیں, میرا اعتراض صرف یہ ہے کہ دیکھیے یعنی چائنیز ایک کہاوت ہے کہ مچھلی کھلانے سے بہتر ہے مچھلی پکڑنا سکھاؤ. تو یہی لوگ آ رہے ہیں, سب کچھ ان کو کھانے پینے کو مل رہا ہے, اور یہ ڈیٹا پروف کر رہا ہے کہ یہی لوگ کرمنل ایکٹیویٹیز میں زیادہ انوالو ہیں, اور جب آپ اسکروٹنی کرتے ہیں تو اس کا تعلق اس کے اوپر ہم ایک بہت جلد بڑا ایک اور پروگرام کریں گے, آپ کو اس میں زحمت دیں گے. اس میں بہت نہایت ناظرین, آج کے پروگرام ظاہر ہے کہ یہ وہ اعداد و شمار ہیں جو آپ کے سامنے ہیں, جو پروسیکیوشن کا عمل ہے, تفتیش کا عمل ہے, انتہائی ناقص, جس کی وجہ سے جو بینیفٹ ہوتا ہے وہ ان کرمنلز کو ہوتا ہے جن کو عوام پکڑتی ہے, جو لوگوں کو نقصان پہنچا کے کچھ عرصے کے لیے پابند سلاسل ہوتے ہیں, لیکن اس کے بعد وہ چھوٹ جاتے ہیں اور وہیں سے ایک طریقے سے وہ اور گریجویٹ کر کے آتے ہیں اور زیادہ پیشہ ورانہ جو ہے وہ مہارت حاصل کر کے آتے ہیں ان جرائم کی دنیا میں. اس چیز کو روکنا ہوگا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.